गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा या हो रहा होगा। अच्छा, आज हम जरा बात करते हैं मौसम के एतबार से, क्योंकि गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर इस पर बात कर रहे होते हैं, हाइड्रेट योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। अगर धूप में निकल रहे हैं तो वो जो एक विंडो है ना, स्पेशली ये 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक की विंडो, इसमें तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी वक्त में ना हमसे गलतियाँ हो रही होती हैं। सो कोई प्लान बन रहा है आपका कहीं जाने का किसी हवाले से भी, तो कोशिश करें इस विंडो के अलावा अगर आप मूव करें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ काम ख़राब हो सकता है। वो लोग जो ट्रेल पे जा रहे होते हैं वो भी ख्याल रखें जी। जो पानी की बॉटल आप साथ लेकर जा रहे हैं, ट्राई करें ज़रा ORS और समथिंग इन दैट, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें। अपना ख्याल रखेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। सिर्फ सन ब्लॉक लगा लेना, कूल ग्लासेस लगा लेना काफ़ी नहीं होता। वो भी बहुत मैंडेटरी है, काफ़ी नहीं होता मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो आपकी स्किन को ऊपर से चमकाएगा, लेकिन जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डिहाइड्रेटेड। अच्छा, मैं इसमें दिल की बात कर रही हूँ। दिल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जो डिहाइड्रेशन है, हाँ। ये बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। हम कहते हैं लेथार्जिक फील कर रहे हैं, दिल नहीं कर रहा काम करने का, उठने को दिल नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन। ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो डिहाइड्रेशन से भी होते हैं, और जिस तरह की हम डाइट रख रहे होते हैं, ऑयली खाने खा रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा, और इसके अलावा जो ख्याल रखने के पर्सपेक्टिव से हम बात करें ना, कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उसका इस्तेमाल भी जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, इवन गर्मियों के मौसम में भी। और जब भी हम बाहर देख रहे होते चलते फिरते, तो हम देखते हैं कि सर पसीना आया हुआ है, गर्मी बहुत लग रही है, ठंडे पानी की जो बोतल दे दो और वो सर के ऊपर डाल ली फ़ौरन से। इससे भी स्ट्रोक के बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये हमने कितने केसेस देखे हैं, कार्डियक अरेस्ट के देखे हैं, स्ट्रोक के केसेस देखे हैं। अक्सर जो हम ये कहते हैं ना कि दिमाग पे असर हो गया है, ये हम अमूमन जो हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो डॉक्टर के पास भी बहुत टाइम बाद चले जाते हैं। सो ये सारे मसाइल जो हैं वो इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि हम अपना ख्याल वाकई नहीं रख रहे होते हैं। सो वो चीज़ें करें, वो काम करें, वो एहतियात करें जो कि आप एक्सपर्ट से सुनकर जो है वो आगे भेजते हैं। एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आपको बाहर निकलना इतना ज़रूरी है, यानी आपने जाना ही जाना है कहीं पर जिसमें आपको लगता है कि एक्सपोजर होगा, सो जैसे सबीना आपने बात की ना सन ब्लॉक की, वो इंपॉर्टेंस ज़रूर है, लेकिन वो 30 मिनट्स तक ही असर करता है। अगर सनलाइट में वो फिर ख़राब हो जाता है काम। सो या तो उसे रीअप्लाई करें, और अदरवाइज़ ये कि आप कवर कर लें ताकि डायरेक्ट सनलाइट आप पे ना पड़ रही हो। मुझे तो बड़ा पसंद है वो परना, वो जो वाइट से कलर का होता है ना, आप लपेट के जाएँ आराम से बाहर। आई मीन इट लुक्स सो कूल एक्चुअली। गर्मी से भी बच जाते हैं आप। मुझे कोई जो मर्जी का, मुझे फॉर मी इट्स कूल। प्लस वो जो छोटा सा टावल है वो लें, उसे पानी में डिप करने के बाद इस जगह पर रखेंगे तो ये जगह भी आपकी थोड़ी सी बेहतर रहती है। बिल्कुल सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हम इसलिए इस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि ताकि अगर याद नहीं है तो याद आ जाए। तो अपने आप पे भी अप्लाई करना है, और आप सब ने भी कोशिश करने की इसको अप्लाई करें, ताकि हम अपना ख्याल रख सकें। अपना ख्याल रखेंगे तो अपने आसपास दूसरों का हम ख्याल रख सकेंगे। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे बात उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एक्स्ट्रा चीज? सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस? अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो? मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। और ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, और तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। मैं ये सोच रहा था कि जाने से पहले तुम्हारी अपनी शादी की बात कर लूं बाबा से। उसे कैसे समझाऊं? वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। कुछ भी है, मगर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंदर तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिल की बात जबान पर नहीं लाओगे तो चेहरे पर तो आ जाएगी। नहीं माया, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रोहित ने क्या कह दिया मुझसे? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं और अयान एक दूसरे को पसंद करते हैं? माया मेरी बेटी, तुम माया की जगह तो नहीं ले सकती ना। ये आप अच्छा नहीं कर रहे तारिक साहब। रोहिल एक अच्छा लड़का है, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा बेटा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अगर मैं ये सवाल रखूं कि जनूबी कोरिया या फॉर दैट मैटर कोरिया से मुतालिक सबसे ज़्यादा क्या मशहूर है? स्किन केयर। स्किन केयर, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। और जब हम कोरिया की बात करते हैं तो व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट कि पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान या फॉर दैट मैटर जब बायलैटरल रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं, हम बहुत से डोमेन में देखते हैं कि कोलैबोरेशंस हो रही होती हैं। तो आज ज़रा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि किस किस मैदान में हम कर रहे हैं और क्या पोटेंशियल है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं ना पाकिस्तान नौजवानों को जो कि डिफरेंट मार्केट्स में जाके एक्सप्लोर करने की जब बात करते हैं तो यूरोप उनकी ज़्यादा तरजीहात में बिल्कुल होता है। अब तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत से और ममालिक हैं जिसकी बात हो रही होती है। बट लेट्स टॉक अबाउट कोरिया। आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि 3 दहाइयों से वहीं पर मुकीम है और जिस तरीके से वो वहाँ पर काम करें, डिफरेंट बिजनेसेस, यानी वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी है, वो कोरियन प्रोडक्ट्स भी है जो कि पाकिस्तान समेत और बहुत से ममालिक है जहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती हैं कोरिया से। इसके अलावा देयर द ओनली वन जो कि वहाँ पर हलाल फूड की डाइनिंग जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी और उसको एक बड़े लेवल पर मैनेज कर रहे हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे अतीक कुरैशी साहब से। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे अतीक साहब? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। 30 साल पहले आप गए कोरिया तकरीबन। माशाल्लाह। वो क्या सोच के, क्या मोटिव था? बिकॉज नॉर्मली देखते हैं हम अगर 30 साल पहले भी देखें तो वो रुझान वही यूके, यूरोप का ही या यूएस का रहा है। तो उस वक्त कोरिया का सोचना और पूरी प्लानिंग के साथ कि वहाँ जाना है, एक्सप्लोर करना, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? देखिए जी, बेसिकली तो फिक्र महाज था बिल्कुल जो सही हमें है। ले गया। कोरिया एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में बहुत हाई टेक है, उसकी टेक्नोलॉजी, वहाँ सीखने के मौके बहुत हैं, वहाँ पैसा कमाने के मौके बहुत हैं। तो बस यही चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने कोरिया को चूज़ किया। कुछ दोस्त अहबाब थे जिन्होंने हमें बताया कि साउथ कोरिया एक बेहतरीन जगह है, ठीक है, जहाँ पे ग्रोइंग बहुत आसान है कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़िंदगी में शैब व फराज देखे और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बहुत तरक्की दी, माशाल्लाह, कामयाबियाँ दी और इसमें मेहनत, लगन और यकसुई का बड़ा अमल दखल है। हाँ जी। अच्छा, राइट डायरेक्शन का भी बड़ा इसमें रोल होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जॉब की तरफ तो जा रहे होते हैं सब, बट बिजनेस को डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना,
ये भी एक बड़ा बड़ा स्टेप होता है, एक जी, जी। जिसको आप कहते हैं ना कि जी बड़ा रिस्क लेके आप बिजनेस में एंटर हो रहे होते जी। हैं। क्या पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया बिजनेस करने का, एंड ओवरऑल आपकी जर्नी क्या रही? देखिए जी, जब हम गए तो वहाँ पे कोरिया के हालात इकोनॉमिकली थोड़े से मुतासर हुए। देखा कि यार यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खेला जा सकता है, हर सेगमेंट में खेला जा सकता है। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब जो पहले रहते थे, उनको देखा, वो बड़े सक्सेसफुल थे, उन्होंने हेल्प भी की और हमने कोशिश शुरू दिन से यही की कि यहाँ पे बिज़नेस करेंगे। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मैंने ट्रेडिंग बिज़नेस से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोडक्ट में काम करते थे, हम एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान की तरफ, मिडिल ईस्ट और दूसरे ममालिक में कोरियन प्रोडक्ट को। फिर देखा कि यहाँ पे तो बड़े अच्छे मौके हैं कि यहाँ पे अपने आप को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। कोरिया बेसिकली बहुत फ्रेंडली और हमारे जैसा कल्चर है उनका। लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और आपको मौके देते हैं, आपके साथ अच्छे घुल मिल जाने वाले लोग। परसेप्शन में से बड़े सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। ओके, परसेप्शन दुरुस्त है और गैर ज़रूरी बात नहीं करते, आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। तो एक अच्छी सोसाइटी थी जो डेवलप हो रही थी, मौके बहुत थे। फिर मैंने 2000 में वहाँ पे एज ए फॉरेन इन्वेस्टर अपनी फर्म रजिस्टर करवाई, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली अंडर वन कंपनी हम मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। ओके। जिसमें हम ट्रेडिंग में हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हमारा मेन बिजनेस है, ऑटोमोबाइल्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद हमारा हलाल फूड है। उसमें हम रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं। ठीक है। जो बहुत एक मुश्किल एक चीज़ है। चेन है आपकी वहाँ पे? जी। तो हमने देखा कि उसमें हमारे खाने पीने के कोई जगह नहीं थी कि जहाँ मुसलमान लोग ज़्यादा आते जाते रहे। 2002 में वहाँ पे एक वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का। तो वहाँ की कुछ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमें एडवाइस किया कि क्यों ना अब यहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर मुसलमान कम्युनिटी आएगी। बिल्कुल सही। और आप अगर यहाँ पे कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो ज़रा बहुत महंगा इवेंट था ना? बहुत महंगा इवेंट था। और कोरिया उस वक्त दुनिया में यानी उसके पहचान शुरू हो रही थी। बिल्कुल सही है। पहले भी था लेकिन ज़रा वो फुटबॉल का एक इवेंट हो तो वैसे भी नेचुरली उसका एक जी बस तो होती है ना। जी। तो इस तरीके से हमने फिर रेस्टोरेंट बिजनेस में आ गए। तो विच बहुत सक्सेसफुल रहा। So, क्या उसकी नीड आपको महसूस इस तरीके से हुई कि अच्छा हलाल फूड वाज अवेलेबल बट नॉट एट दिस लेवल की रेस्टोरेंट्स, चेन्स एंड एवरीथिंग? देखिए छोटे मोटे तो थे लेकिन इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। बट आपको बैसियत मुसलमान हलाल खाना ढूंढते, हलाल इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी। ऐसे ही है। तो जब देखा कि यार हमें अपने सही इस्लामिक डाइनिंग कल्चर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हमारा सक्सेसफुल बिजनेस है जो आज भी मेरा ख्याल है हर को जो मुसलमान कोरिया आता है तो हमारा तो पहुंच ही जाता है। हमारा जो है लैंडमार्क है मुसलमान कम्युनिटी के लिए हमारा जो सेटअप। ओके। रियल एस्टेट में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जी। पाकिस्तान क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी काफ़ी टफ गुजरी कोरिया में, बहुत कुछ सीखा उनके कल्चर से, वो कैसे डेवलप हो रहे हैं वो चीज़ें सीखी। फिर हमें शौक़ पड़ा यार क्यों ना अब पाकिस्तान जाया जाए और अपने मुल्क में भी सर्व किया जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए, अब इंशाल्लाह तीसरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या ज़बान और सकाफ़त का फ़र्क एक बैरियर होता है जो कि जब भी हम कहीं जाने की बात करते हैं किसी मुल्क में, तो चलो जहाँ अंग्रेज़ी बोली समझी जा रही है वहाँ तो थोड़ा हमें ईजी लगता है, किसी और लैंग्वेज में हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एंड ऑफ कोर्स सकाफ़त का एक एलिमेंट है। क्या आपके लिए भी चैलेंज था ये? जी बिल्कुल चैलेंज था और बहुत बड़ा चैलेंज था। शुरू में तो काफ़ी मसाइल रहे कि ज़ुबान नहीं आती, लेकिन यह है कि सीखने की जब लगन हो तो तरक्की करने के चांसेस भी हों तो बंदा सीख लेता है। कोरियन ज़बान बड़ी एक महज़ब ज़बान है, जिस तरह सोसाइटी महज़ब है ज़बान भी उनकी बड़ी महज़ब है।
और सीखना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके। क्योंकि हमारी ज़ुबान, हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं, इसमें किरत है, आराम से सीख सकता है बंदा। और आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा बूर रखते हैं। नहीं, आपने प्रॉपर मतलब कोर्सेज किए या रैंडम आप जिस माहौल में होते हैं आप वैसे ही अडाप्ट करना शुरू कर दिए? नहीं, शुरू में तो रैंडमली मैंने सीखा, कोई मतलब वो नहीं, लेकिन फिर बीच में हम कुछ कोर्सेज भी किए, क्योंकि लिखना पढ़ना भी होता है, जाहिर है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली कोर्सेज करने पड़ते हैं। जाहिर है। अच्छा, कल्चर का किस हद तक आपने एक डिफरेंस देखा? ये क्या चीज सिमिलर थी, क्या डिफरेंसेस हाँ, थे? एक एटीट्यूड के पर एटीट्यूड, हमारे रवैये, वो तो काफ़ी चीज़ें आपने बताई हैं कि वो दे आर क्वाइट सिमिलर, बट ओवरऑल क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज थी? देखें, जिस तरह हमारा जो सोशल लाइफ है या हमारा फैमिली बॉन्डिंग है, वो कोरिया में भी वैसी है। सही। क्योंकि एशियन कल्चर जो है वो वहाँ पे काफ़ी, यानी उसका बड़ा असर है। अच्छा, और प्लीज़ इसको बताइएगा, और क्या ऐसी सिमिलैरिटीज़ आपने देखी वहाँ पर, या कोई डिफरेंस जो आपने देखा कि अच्छा पाकिस्तान में कल्चर में ये चीज़ है, वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, या इस तरह की बात? थोड़ा सा वो वेस्टर्नाइज हुए पिछले 2 दहाइयों से, वेस्टर्नाइज हुए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो समझते हैं कि, खैर हम भी यही समझते हैं कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें थोड़ा सा मगरब की तरफ देखना पड़ेगा। तो उनका वो थोड़ा सा उनकी सोसाइटी पे मसलन ड्रेसिंग उनकी थोड़ी चेंज हुई। ओके। हाँ, पैसेज ऑफ टाइम। फैशन में वो बहुत ज़बरदस्त उनकी जो है, सही, बड़ा अच्छा जा रहा है फैशन में। और इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज का वहाँ पे बड़ा वो लोग नहीं बोल सकते थे, आती होती आने के बावजूद वो नहीं बोल सकते। अब बोलते हैं? अब माशाल्लाह बोलते भी हैं। अच्छा। और सीखते भी हैं। ओके। और एकेडमीज अभी वहाँ पे फिर आप अंग्रेजी में बात करें तो हाँ, अब लोग समझ सकते हैं। ओके। जी, स्पेशली सियोल के अंदर। ठीक है। क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो खैर पूरे कोरिया जो है उसके एजुकेशन रेट बहुत हाई है। सही। तो लोग जो है अब दूसरा ग्लोबलाइज बहुत हो गए, आना जाना है दुनिया में लोगों का, बिजनेसेस हैं उनके, कारोबार, तो उस वजह से बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी पे अब थोड़ा थोड़ा अबूर ले रहे हैं। पहले जब हम गए थे शुरू में तो वहाँ पे किसी से अंग्रेज़ी में बात करो तो वो शर्मा जाता था, यार ये क्या, अब इसको क्या जवाब दें। अगर कोई जगह पूछें, रास्ता पूछें तो वो कम्युनिकेट ना करने की वजह से वो फिर हमें कहते हैं चले आए आप हमारे साथ, आप छोड़ ही आते हैं। वो छोड़ के आते हैं, बेशक 100-200 मीटर भी चलना पड़े तो वो आपको। दैट्स नाइस। बिकॉज कोरियन कल्चर जो है ना वो बहुत काइंड कल्चर है। ओके। हाँ, बड़ा हम्बल, बड़ा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और आपको कोई अगर छोटी मोटी गलती हो तो इग्नोर भी कर जाते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ बहुत सख्त है। ओके, देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो कि करना भी चाहिए। कमिंग बैक टू द हलाल बिजनेस थिंग, चूँकि आपने खुद कहा कि था कुछ छोटे मोटे सेटअप्स थे, बट उस लेवल का नहीं था, तो शुरू में ये आपको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रही टू फाइंड हलाल फूड? डेफिनेटली जी, बड़ा मुश्किल था। चिकन, लैम मिलता था, बीफ मिलता था, लेकिन वो हलाल नहीं होता था, तो हम लोग नहीं खाते थे। तो उसको हलाल ढूंढने के लिए कई मील सफ़र भी करना पड़ता था। आपको रूरल एरियाज में जाना पड़ता था, गांव देहातों में जाना पड़ता था कि जी कहीं से ढूंढ लें और फिर खुद हलाल कर लें, ज़बह कर लें। तो ये कमी हमने देखी और फिर मैंने सोचा कि यार हलाल फूड का पोटेंशियल यहाँ पे बहुत है। और रेस्टोरेंट स्पेशली, क्योंकि पूरी इस्लामिक दुनिया से लोग वहाँ आते हैं और उनको एज ए टूर आते हैं या बिजनेस करने आते हैं या शिफ्ट करने के पर्सपेक्टिव से आते हैं, और कितनी कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर? मुस्लिम कम्युनिटी तो अब तकरीबन 5 लाख के करीब है। कोरियन मुस्लिम भी तकरीबन 80-90 हज़ार कोरियन मुसलमान भी हैं। और जब हम गए तो उस वक्त 20,000 मुसलमान कोरियन थे। आज माशाल्लाह काफ़ी कोरियन कम्युनिटी भी अच्छे खासा नंबर है उनका। लेकिन मुसलमान दुनिया से हर किस्म के लोग वहाँ आते हैं, क्योंकि कोरिया एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, टेक्नोलॉजी और टेक में बहुत आगे है। तो चूँकि देखें प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स ऑफ टेक, तो फिर लोग वैसे भी सोचते हैं कि ऐसे मुल्कों का विजिट करें ताकि अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकें।
हमने देखा है कि कोरियन सीरीज बड़ी फेमस होती हैं, कोरियन ड्रामे बहुत फेमस है, पाकिस्तान में तो म्यूजिक भी? बहुत ज्यादा देखे जा रहे होते हैं। म्यूजिक तो बहुत समझ नहीं आ नहीं, रहा बच्चे सभी बहुत फॉलो करते हैं। हाँ, वैसे ये है कि हाँ हमारी जेन जी बहुत फॉलो कर रही होती है, दैट्स ट्रू। जो मीडिया प्रोडक्शन कभी इस तरफ भी आपने सोचा कि बिकॉज ऑब्वियसली स्कोप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, स्पेशली यहाँ के पर्सपेक्टिव से नेटफ्लिक्स पे तो सीरीज लोग बड़े कहते हैं कि बड़ी एडिक्शन हो जाती है जब आप देखना शुरू करते हैं। कोरियन देखिए ड्रामा वो हर चीज़ में जो है ना वो जुनून की हद तक जाते हैं आगे। ओके। तो वहाँ कोरियन ड्रामास उनकी सोसाइटी की अक्कासी करते हैं। वो हमारा या इंडिया जैसे ममालिक का वो उस तरह का वो नहीं है। So, आप अगर देखें तो लाइफ भी वैसी ही है। दूसरा ये है कि वो लोग अपनी हर चीज़ को ना इंजॉय करते हैं। अब वहाँ कोरियन फूड आप देखें दुनिया में बड़ा मशहूर हो रहा है। के पॉप बड़ा मशहूर हो रहा है। कोरियन कल्चर में कोरियन ड्रेसेस बड़े मशहूर हो रहे हैं दुनिया में। सियोल वैसे भी जो है ना कैपिटल ऑफ फैशन है, दुनिया की हर ब्रांड वहाँ बनती है। तो इस वजह से लोगों में काफ़ी रुझान है, स्पेशली जो जिंजी है हमारी इस जनरेशन में। हम देखना कि जिस रेस्टोरेंट में कोरियन फूड हो तो वहाँ पे वाकई जेंजी का बड़ा फोकस होता है। नूडल्स से लेके बाकी प्रोडक्ट्स तक। नूडल्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, कुछ बर्गर्स भी हुए हैं। अच्छा, ऐसे में वो उनके ज़रूर खाने से मुतालिक हम ज़रूर सवाल रखेंगे, बिकॉज कहते हैं जब खाते हैं वो दिखता है और उनकी स्किन बहुत अच्छी है, दे लुक वेरी गुड। ज़रा उनकी जीन्स में भी है, एंड फॉर श्योर जीन्स, इन्वायरमेंट, फूड, सब चीज़ें वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होती हैं। क्या रूटीन होती है उनकी उठने जागने की, खाने पीने की, हेल्थ को लेके? बिकॉज बहुत कम लोग हमने देखे हैं जो कि फिटनेस के क्राइटेरिया पे शायद पूरा ना उतरे। जनरली देयर फिट, देयर नाइस, उनकी स्किन भी अच्छी होती है। व्हाट डिड दे डू? उनका लाइफस्टाइल बड़ा अमेजिंग है। स्पेशली उनका लाइफस्टाइल हमारे इस्लामिक कल्चर से बड़ा मिलता है। सुबह बहुत अर्ली उठते हैं। ठीक है। उनका खाने पीने में स्टू का ज़्यादा, यानी उस तरह सूप टाइप चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। वेजिटेरियन, वेजिटेबल, सी फूड को बहुत पसंद किया जाता है। और फिर अर्ली मॉर्निंग निकल के अपने कामों पे जाना और शाम 8 बजे हर चीज़ बंद हो जाना। तो ये बड़ा एक है कि टाइमिंग, फूड की टाइमिंग उनकी बड़ी अच्छी है। 12 बजे एग्जैक्टली लंच होता है और 1 घंटे के अंदर अंदर लोग लंच और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर अपने कामों पे चले जाते हैं। फिर शाम 5-6 बजे जो है पूरे हर तरफ छुट्टी हो जाती है। 2-3 घंटे वो अपने बाकी के मामलात देखते हैं। शॉपिंग मॉल भी 8 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल। जी। और दूसरा ये है कि उन्होंने फितरत को छोड़ा नहीं। हाँ, फितरत के बड़े करीब हैं वो लोग। हर चीज़ पे रिसर्च है उनकी, फूड पे, सुबह उठने पे। बच्चों को वो 7 साल से पहले स्कूल नहीं भेजते। अच्छा। हाँ जी, वो कहते हैं कि इनकी जो घर के अंदर जो तरबियत होती है वो बड़ी ज़रूरी है। तो इस वजह से फिर डिसिप्लिन नेशन है पूरी। हर बंदे ने आर्मी की ट्रेनिंग की हुई है और 2 साल की वो ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग। यस जी। तो उस वजह से पूरी कौम एक डिसिप्लिन है, कोई उसमें बेज़ब्तगी और मतलब इस तरह का कोई नहीं मिलता। अच्छा, बच्चों के लिहाज से अगर देखें तो जिस तरह हमारे यहाँ ये मसला थोड़ा सा है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना थोड़ा सा मुश्किल है। टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन बच्चों को जो आदत होगी है ना कि गेम्स एंड सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जिसमें कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं है। सो क्या वहाँ भी ऐसा है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा हो एंड देन उनको डिसिप्लिन करना पड़ता हो? देखिए जी, वहाँ पे जो हमने देखा है, क्योंकि मेरे भी बच्चे वहीं पैदा हुए, पले बड़े, तो वो लोग जो है डिवाइसेस को जो है ना वो करीब नहीं आने देते बच्चों के, अनलेस के वो मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के करीब ना पहुँचे। कंप्यूटर वगैरह क्योंकि शुरू से ही सिखाया जाता है, लेकिन तरबियत का अमल दखल बहुत है वहाँ पे, जिसकी वजह से उनको कोई इस तरह की परेशानियाँ नहीं हुई। हर चीज़ जब टेक्नोलॉजी आती है तो साथ उसके पॉजिटिव जहाँ पहलू होते हैं, नेगेटिव पहलू भी बहुत होते हैं। लेकिन तरबियत अगर हो उसका सिखाया, जब इंटरनेट आया तो हम कोरिया में थे, हमने उससे पहले इंटरनेट नहीं देखा। तो इंटरनेट के इस्तेमाल का बाकायदा हर किस्म का तरीका सिखाया जाता था। मीडिया कैंपेन्स होती थी, आपको इदारों में सिखाया जाता था कि जी इंटरनेट के इस तरीके से इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया कंटेंट पे बात होती थी
कि कोई इस तरह के चीज़ नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में बैरवी नहीं होनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है हमारी वैल्यूज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि वहाँ पे बच्चों की राइजिंग बड़ी आसान रही। हमें ये चैलेंज नहीं रहा, ये चैलेंज है। हाँ, ज़बान का थोड़ा सा था कि बच्चों की ज़बान का था, उन्होंने कोरियन डेफिनेटली वहाँ पैदा हुए तो कोरियन सीखना तो एक बुनियादी चीज़ थी। सही, लेकिन आसान भी था एकेडमिक, हाँ जी, लेकिन एकेडमिक मामलात को देखते हुए मैंने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाया। उससे ये हुआ कि वो थोड़ा सा उन पे एक सिर्फ कोरियन सोसाइटी का ही वो असर नहीं रहा, ग्लोबली भी जो है वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी। और चूंकि कोरियन प्रोडक्ट्स बड़ी मशहूर हैं जी, पूरे दुनिया में बड़ी मशहूर हैं, पाकिस्तान भी एक बड़ी मार्केट है कोरियन प्रोडक्ट्स की। पाकिस्तान में ऑथेंटिक नहीं मिलते, सबसे बड़ा मसला जो है ना वो यहाँ पे ये पेश आता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप ऑर्डर करते हैं, जब प्रोडक्ट आता है उसका वो असर नहीं होता या प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती, बिकॉज ऑथेंटिक चीज़ नहीं आपको पता होती कि कहाँ से मिल रही है। तो ये क्या यही एक मसला है कि हम कहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ग्लास स्किन नहीं हो रही या वाकई वहाँ के जीन्स और जो बाकी फैक्टर सादी बात है ना, खाना गंद और कहना कि अब स्किन अच्छी हो जाए प्रोडक्ट लगा के, ये मुमकिन नहीं है। और पूरी रात जागना है। नहीं, देखें लाइफस्टाइल का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। सही। फिर दूसरा खाना पीना जो है हमारा वो भुने और ऑयली चीज़ें और शुगरी चीज़ें और क्लीन ईटिंग हम करते नहीं हैं। ये है सुबह के पराठे खाते हैं। वहाँ पे आप किसी रेस्टोरेंट में आप देखें, हमारा हलाल फाइन डाइनिंग का बिजनेस है, तो हमें हर चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ती है कि हमारी इस डिश के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितनी प्रोटीन है, वो डिक्लेयर करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों को जो है ना वो ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया जाता, हमारे खाने ज़रा थोड़े हैवी होते हैं। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कैलोरीज काउंट। जी, हमारे यहाँ तो काउंट इस तरह, एक पराठा खाने के 2 खाने हैं, सीधा ही 1 से 2 पे जाते हैं ना, ये चक्कर ही कोई नहीं कैलोरीज वाला। तो ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। वो लोग जो कि उस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डू यू थिंक स्टिल इट्स अ राइट टाइम जो उस वहाँ के माहौल में जाकर बिजनेस करना, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, इट्स इजी, जो कि 30 साल पहले आपने जिस तरह से किया? देखिए 30 साल पहले तो चीज़ें बहुत टफ थी। ठीक है, आपको सोसाइटी में पेनिट्रेट करने के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती थी। अब तो दुनिया सिमट के आपकी उंगलियों के नीचे है। वेरी ट्रू। तो कोरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के मौके बहुत अच्छे हैं। कल्चर एक्सचेंज के मामलात में अगर आप जाएं तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिजनेसेस के लिए तो कोरिया इज़ द हब ऑफ बिजनेस। आप किसी भी सेगमेंट में चले जाएं तो कोरिया में आपको बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत, लगन और ध्यानदारी से काम करें। ये तो बुनियादी उसका जुज़ है जी। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है कि हम वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ईद की आमद है और ऐसे में जाहिर है कुर्बानी का एक जज्बा भी है। हमारा एक मजहबी त्यौहार है जिसको हम बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली पूरा साल इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, बट सेहत के हवाले से हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बहुत सारे मसाइल हैं। गोश्त बहुत अरसे तक चलता रहता है, महीनों फ्रीज़ कर दिया जाता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना नहीं पता होता है। स्पेशली ईद के दिनों की अगर बात की जाए, बारबेक्यू पार्टीज़ हो रही हैं, फलानी डिश पक रही है गोश्त की, कोई आ रहा है तो गोश्त पक रहा है, कहीं जा रहे हैं तो गोश्त है, स्पेशल इवेंट प्लान हो रहा है, नाश्ते में पराठे के साथ भुना हुआ गोश्त खा रहे हैं, फिर दिन को कोई नई डिश बन रही है, रात को कोई नई डिश बन रही है, दावतें चल रही हैं, तो एक बैलेंस को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। मैं मुश्किल इसलिए भी कहूँगी क्योंकि वाकई आपको आना जाना तो हर जगह होता है। अब वहाँ पर हर जगह देखें तो गोश्त की डिश ही होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी अगर खाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छा खासा हो जाता है। ये 3, 4, 5 दिनों के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आज ज़रा बात करते हैं कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं, ना कि ये कि थ्रू आउट जो है वो हमें नुकसान दे। और हॉस्पिटल्स जो है ना वो ईद उल अज़हा पे हम देखते हैं भरे हुए होते हैं और बेचारे डॉक्टर्स अपनी ईद छोड़ के आप लोगों के साथ लगे हुए होते हैं।
तो कम खाएं, लेकिन कितना खाएं, कैसे खाएं, ये बहुत बुनियादी सी बात है। आज इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात करती हैं सदफ साजिद, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम ईद की बात करें ना, उसके बाद थोड़ा प्री ईद पे बात कर लेते हैं कि अभी जो कुछ दिन बाकी हैं उन दिनों में रूटीन क्या होनी चाहिए ताकि अपने आप को तैयार करें, यू नो, ईद के लिए तैयार करना है। सो व्हाट शुड बी द प्री ईद प्रेप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वैसे तो खैर एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं तो हमें अभी से ही थोड़ी सी मूवमेंट अपनी रखनी ज़रूरी है, और इसके अलावा थोड़ा सा मॉडरेशन में खाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानियों का हमारा ये एक प्रॉब्लम है कि हम खाने के ऊपर ही हमारी बात हो रही होती है, सोच भी हम खाने के ऊपर रहे होते हैं। और बेसिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तानी प्लेट की में जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारी कैलोरीज कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं बाकी लोगों की बनिस्बत, बाकी कंट्रीज़ के बनिस्बत। अगर हम देखते हैं हमारा फूड पोर्शन ज़्यादा है, तो बेसिकली हम फूड पोर्शन को कंट्रोल करना हमें सीखना आना चाहिए। और साथ के साथ हमारे जो बाकी फैक्टर्स हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं कि आपने खाने के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, खाने के कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, और खाने की क्वांटिटी। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है इसमें जो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं वो तो हमारे सामने है ही। यू एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आप कभी जब वो जब बुफे हो या शादी की दावत है कोई, या अदरवाइज कोई दावत है, उसमें देखते हैं लोग जो प्लेट बहुत ज़्यादा भर लेते हैं और सही ख्याल नहीं करते पोर्शन कंट्रोल का, या एक हेल्दी प्लेट क्या होनी चाहिए। लगता है कि बस एक ही दफ़ा खा लें, बस जो मिल गया पता नहीं अगली दफ़ा कल किसने देखी। ये वाला जो माइंडसेट है जो इसके साथ प्लेट भरते हैं वो क्या करते हैं अपने सेहत के साथ। हाँ, बेसिकली जब आपके पास आपको लग रहा है कि आपने किसी डिनर में जाना है, किसी दावत में जाना है, शादी पे जाना है, तो सबसे पहले तो ये है कि फिर आप अपने मील्स को उस तरह से डिवाइड कर लें। ठीक है कि पूरे दिन में फिर आप ये कि अपना ब्रेकफास्ट अच्छा करें और उसके बाद आप रात का डिनर कर लें। दरमियान में आप प्रॉपर मील ना लें, कोई फ्रूट्स ले लें, कोई स्नैक्स ले लें, या इस तरह की कोई चीज़ ले लें। सो आप अपनी कैलोरीज को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर हैवी खा रहे हैं तो मसला नहीं है। नहीं, आप हैवी खाएं, लेकिन उसके बाद फिर आपको प्लेट बनाने का पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशंस जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप गर्म खानों के साथ ठंडी कोक या ठंडे ड्रिंक्स लेंगे तो वो ऑब्वियसली जाके आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन करेंगे, स्टमक अपसेट करेंगे, जो हमें नहीं पता। हम यूजुअली ऐसा ही कर रहे होते हैं, हम सारे ही करते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, एग्जैक्टली। तो उसमें ये होता है कि फिर उस वक्त आप पानी लें, आप ड्रिंक्स वगैरह ना इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि ड्रिंक्स लेनी है तो फिर ड्रिंक्स आप पहले ले लें, फिर आप खाना लें। ओके। और सेकंड, आप इस कॉम्बिनेशन के साथ रहें कि मीठा और नमकीन इन दोनों को मिक्स नहीं करना, क्योंकि मीठा और नमकीन मिक्स करने से भी आपकी स्टमक एसिडिटी या इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। मिक्स क्या तो ऐसे होता है कि नमकीन पहले खा लिया और मीठा एंड के लिए मीठा खाते हैं, एग्जैक्टली। उसमें ये होता है कि कई दफ़ा हम मिक्स करके भी खाते हैं, जैसे हमारे फ्रूट सैलेड्स होते हैं, स्वीट होते हैं, राइट। या हमारे कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि स्वीट, और जैसे कि हम स्नैकिंग की बात भी कर रहे हैं, इट्स अ थंब रूल कि स्नैक्स में भी अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम मीठा और उसी वक्त ही हम दही बड़े फ्रूट चाट खा लिए और उसके साथ ही मिठाई या कोई और स्वीट रखी हुई है तो हमने बिस्किट्स वगैरह उसी वक्त ले लिए। तो दीज कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके प्रॉब्लम करेगा। कैलोरीज तो एक अनदर थिंग है ना, हम सिर्फ कैलोरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि जो मीठा है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो आप खाना वगैरह ले रहे हैं, नमकीन है, रोटी, सालन, चावल जो भी है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स का जब आपस में मिक्स होता है, इन दोनों के डाइजेशन का प्रोसेस जो है या टाइम जो है हमारी स्टमक में वो डिफरेंट है। जब हम दोनों को साथ लेते हैं तो हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है इनको डाइजेस्ट करने में, और उसकी वजह से भी समटाइम्स लोगों में डायरिया या गट इश्यूज आते हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं कि मीठा और नमकीन नहीं इकट्ठे करना, बिकॉज देखें आप हाईटी में देख लें तब भी ऐसे ही है, यहाँ से समोसा खा लिया, फिर कुछ मीठी चीज़ खाई, फिर कुछ नमकीन खा लिया। खाने में भी ऐसे, खाने के फौरन बाद मीठा हम खा लेते हैं तो मिक्स हो रहा है, अंदर गड़बड़ हो रही है। सो द आइडियल थिंग शुड बी अ गैप बिटवीन दीज मील्स, अ गैप, एंड जो भी अपना मील है यू शुड स्टार्ट विद सम मीठा। ये बहुत डिफरेंट बात मैं कर रही हूँ कि आप मीठे से अपना खाना शुरू करेंगे। जैसे आपने बुफे बात की, जैसे आपने हाई टी में जाना है तो आप पहले मीठे के सेक्शन में जाएंगे, जो आपने मीठा लेना है वो 1-2 मीठा आपने रखा, पहले आपने उसको ले लिया,
फिर आप सेवरी वाले सेक्शन में जाएंगे और फिर आप अपना नमकीन खाएंगे। इसी तरह ही सेम कि अगर आप किसी पार्टीज में जा रहे हैं और आप डिनर्स पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर मीठा साथ सर्व हुआ हुआ है तो मीठा पहले डालेंगे, ठीक है, जितना भी आपने पोर्शन में लेना है, उसके बाद आप अपना खाना खाएंगे। मीठा पहले खाने से फिर खाना तो खाया ही नहीं जाता। Exactly. मीठा थोड़ा खाना है ना, बड़ी प्लेट नहीं लेनी ना उसके लिए। शुएब ऐसे ही होता है कि वो मीठे का होता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी खा लेते ना, हम जैसे लोग, तो फिर ऑब्वियसली उसको जब खा लिया तो उसके बाद खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा था कि मीठे से तो पेट ही भर गया है। क्या ये उसमें इस वजह से आप कह रही हैं? बेसिकली ये वजह नहीं है कि एपेटाइट उसकी कम हो जाती है, उसके पीछे भी रीज़न सेम है जो मैंने पहले बताई है कि मीठा इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप सिंपल कार्ब्स पहले ले लेंगे, उसके बाद आपने अपना खाना खाना है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी चीज़ें जो है ना वो अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ गैप, बिकॉज जब जो हम बता रहे होते हैं वो इतना ओवरवेलमिंग होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जो दूसरे लोग सुनने वाले होते हैं वो कहते हैं यार नहीं आई कैन नॉट डू इट, बस ये ठीक है, भाड़ में जाइए सारी चीज़ें, 1-2 दिन आपका प्लान फॉलो करेंगे, बाकी रख देंगे। सो देयर आर द बेबी स्टेप्स कि हम उससे स्टार्ट करते हैं और उन्हीं के ही इट्स लाइक इट इज़ कॉल्ड कोचिंग बेसिकली, कि हम उन्हीं के ही लाइफस्टाइल में रहते हुए छोटी छोटी चेंजेस करना शुरू होते हैं। जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू होती है उस बिहेवियर्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी गट हेल्थ के इशू नहीं होंगे, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको बाद में अच्छा फील होगा, तो यू विल खुद ही उसको आप यू विल कंटिन्यू इट। अच्छा, वैसे ये वाकई आप बिल्कुल ठीक बात करिए कि आप जब थोड़ा टाइम हेल्दी खाना शुरू करते हैं तो उसके बाद आप या तो दिल नहीं करता खाने का, या जब आप अनहेल्दी खाते हैं एक मर्तबा भी तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती, सो आप फिर खुद ही छोड़ देते हैं कि गुड ना। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम कहते हैं ना कि गट ब्रेन का एक कनेक्शन है, व्हेन यू ईट समथिंग गुड फ्रेश या कोई भी चीज़ ऐसी जो कि ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रही, लेकिन आप एक बैलेंस ले रहे हो, तो वो चीज़ जो है वो आपके मूड्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट कर रही होती है। आप खुश रहना शुरू कर देते हो, एनर्जेटिक होते हो, आपके कॉग्निटिव बिहेवियर्स इतने अच्छे होना शुरू हो जाते हैं कि यू विल सी कि आपको उस टाइम पे आइडियाज बड़े अच्छे आना शुरू होंगे, नेगेटिव थॉट्स पे होते हैं, काम करते हैं, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। आप खुद देख लें कि अगर आपका खाना इस तरह का हुआ 2-3 दिन, जैसे कि अगर ईद की बात भी हम कर रहे हैं, हमने उसमें अपनी बेहतियाती कर दी है, हमने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, आप देखेंगे उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, चिड़चिड़ापन, सुबह उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको लिथार्जी हो रही है, उठा नहीं जा रहा, दिल नहीं कर रहा, फिर आपके गट इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत कॉमन है, क्योंकि हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट जब आप ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगी आपको। बहुत सारे लोगों को घरों में ये वाले इशू आते हैं, एसिडिटी बहुत है। ऐसे में ईद के लिहाज से अगर हम बात करें, क्यों ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे होते हैं सामने? अमूमन भी तो गोश्त खा ही रहे हैं, चले कम ज़्यादा पीजिएगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग क्यों हो रही होती है? क्या गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं? फूड पॉइजनिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी या इज हार्ट बर्निंग, जिसको लोग कई दफ़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद हार्ट का कोई इशू हो गया, बट वो होती हार्ट बर्निंग उस वजह से कि खाना अपनी तेज़ाबियत वाले खाए होते हैं। एक तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 चीज़ आती है, जो भी आप गोश्त खा रहे हैं उसको पका कैसे रहे हैं। दावतों पे हमने ऑयल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है, स्पाइसेस बाहर के इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं ताकि टेस्ट को इन्हांस किया जाए, फिर उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा खाना खा लिए 7 अप ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो जाती है कि जब आप उनको मिक्स कर रहे हैं उससे भी इशू आना शुरू हो जाता है। थर्ड चीज़ आप देखते हैं कि हम अगर मीट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सुबह भी ले रहे हैं, दोपहर को भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि जब हम मिलने जा रहे हैं तो हम अपने टाइमिंग्स का ख्याल नहीं कर रहे। आप खुद देखें कि इन 2 दिनों में हम ज़्यादा खाना कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अवर नॉर्मल डेज, कि हम उसमें तो चलो 3 दफ़ा खाना खा रहे होंगे ना, लेकिन इसमें ये होगा छोटा छोटा करते हुए स्नैकिंग में भी हम मीट ले रहे हैं, स्टमक ओवरबर्डन, तो वो स्टमक ओवरबर्डन हो गया। दूसरा, हाई मीट जो डाइट होती है उसकी वजह से क्या होता है कि आपके किडनीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो उसको काम करना पड़ रहा है, स्टमक के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है और आपके लिवर के ऊपर पड़ गया है। तो ये जब सारे ऑर्गन्स के ऊपर लिवर वो इसका वो जो बर्डन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी फिर ये इशू सामने आते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक की बात अपने जो देखें, यू आर स्ट्रेसिंग ऑन दैट, एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये कि हम इसको समझें कि होता क्या है, क्योंकि देखिए बहुत कॉमन है हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक। आपने बड़ा अच्छा कहा कि जब ज़्यादा खा लेते हैं तो भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं कि जी हज़म हो जाएगा, हाँ जी, सर दर्द हो तो भी पी लेते हैं, यानी कोई भी अगर मसला है तो हमें पता नहीं क्यों लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से ना वो ठीक हो जाएगा। वो इस वजह से भी कि जो खाने के लिहाज से ना जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जी डकार आ जाएगा,
यही होता है ना कि अब इसका मतलब ये कि हमारा खाना हजम हो गया, ये उसके अंदर तो अपनी गैस है बेसिकली। सो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझाइएगा कि इसका कितना बुरा असर हमारी स्टमक पे होता है। एक तो मैंने ये चीज़ बताई है कि जब आप ठंडे गर्म को मिक्स करेंगे तो वो चीज़ ख़राब होगी। दूसरा ये कि ये एक थंब रूल है कि पानी भी आपने खाने के साथ नहीं पीना। अगर आपने इन अ हेल्दियर वे अगर आप देखते हैं कि हमारा मोटापा या हमारा जो पेट जो बढ़ा हुआ होता है उसकी रीज़न भी ये होती है कि हम खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने की हमें बड़ी आदत होती है और ठंडा पानी पीने की आदत होती है। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स तो इटसेल्फ हार्मफुल हैं, लेकिन ठंडा पानी भी हार्मफुल है। तो हमें ख्याल ये रखना है कि हमारे खाने से पहले तकरीबन हम 10 से 15 मिनट पहले अपना पानी पिएंगे और खाने के बाद हम तकरीबन 1 घंटे का वक्फा करेंगे। यू विल सी कि इस तरह करने से आपका स्टमक जो है उसकी डाइजेशन कितनी बेहतर हो जाती है। और वंस ये थोड़ी सी बिहेवियरल चेंजेस हैं, आप अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं तो खुद ब खुद ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। और सेकेंडली कई लोगों को होता है कि जी हमें बदहज़मी हो गई है, हाजमा चाहिए है। स्मॉल कप ऑफ ग्रीन टी, बहुत ज़्यादा बड़ा कप नहीं, स्मॉल कप ऑफ ग्रीन टी विद पिंच ऑफ शक्कर, वो आपकी मीठे की जो क्रेविंग है उसको भी सेटल डाउन करेगा और जो आपने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉपर हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आप जब करके देखेंगे तो आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स का बिल्कुल भी वो अर्ज नहीं होगी। क्रेविंग क्यों होती है? देखिए मीठे की तो होती है, मुझे तो खैर चॉकलेट्स की भी बहुत ज़्यादा होती है, बट क्रेविंग होती क्यों है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम डाइट प्लान्स दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तो हम उन ड्रॉबैक्स को भूल जाते हैं कि यार एक बंदा ऑलरेडी उसको पता है मैंने अपना वेट कम करना है, ठीक है, उसको मुझे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, उसको क्रेविंग्स हो रही हैं, उसके इश्यूज हैं, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ के स्ट्रेसेस से। आप देखें कि हमारी क्रेविंग्स की बहुत सारे रीजंस हैं। एक ये है कि हमारी बॉडी डिमांड कर रही होती है किसी चीज़ को, तो एक इट्स अ नेचुरल एक उसका रिफ्लक्स है कि वो किसी टाइप की भी क्रेविंग्स, उसमें वो डिमांड जब उसकी बढ़ जाती है तो उस टाइप की क्रेविंग्स आपकी आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब अच्छी जो खाने की क्रेविंग्स होंगी या सही जो आपकी क्रेविंग्स हैं तब होंगी जब आपने खाने के सर्कैडियन रिदम, खाने के टाइमिंग्स को अपनी बॉडी के टाइमिंग्स के साथ सिंक किया होगा, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कर रही हूँ कि क्रेविंग्स जो हैं वो बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकती हैं, आपके गलत डाइटरी बिहेवियर्स की वजह से हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपकी बॉडी में शो कर रहा है साइन, ये अर्ली साइंस हैं कि आपको खाने के फ़ौरन बाद मीठे की क्रेविंग होगी। कुछ लोग खाने के फ़ौरन बाद कहते हैं हमें मीठा चाहिए, भाई मीठा चाहिए, हमें मीठे के बगैर गुजारा नहीं है। वो अपना शुगर टेस्ट ज़रूर कराएं। या तो वो प्री डायबिटिक जोन में होंगे क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी बॉडी उनको वार्निंग साइंस दे रही है थ्रू क्रेविंग्स या किसी भी तरह की एडिक्शन में। तो देयर आर सो मेनी, इट्स अ वास्ट डोमेन कि क्रेविंग जो है वो इतनी वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेविंग्स होती है ना। ये तो मीठा, चॉकलेट्स, ये तो हम नॉर्मल क्रेविंग की बात कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर क्रेविंग्स जो आप अगर देखें कि कुछ लोगों को जनाब ये जिस तरह से चौक, ये इस तरह की चीज़ें खाने की हो रही होती है। कुछ लोगों को नमक, हाँ, कच्चे चावल लेने की, कई लोगों को नमक खाने की क्रेविंग होती है कि यार नमक हम लें, एक्स्ट्रा सॉल्ट हम लें। तो बेसिकली उसके पीछे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, मोस्टली इस तरह की जो आपकी डेफिशिएंसीज होती हैं, तो वो बॉडी उस चीज़ को डिमांड कर रही होती है कि मेरे अंदर ये कमी हो चुकी है, तो वो हमें किसी ना किसी तरह क्रेविंग की फॉर्म में या किसी फूड टाइप की फॉर्म में हमें नजर आ रही होती है। अच्छा, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैसे, क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स भी देख रहे हैं बच्चों में मसाइल ज़्यादा होते हैं। जिस तरह बचपन में बच्चे मट्टी खा रहे हैं, सीमेंट खा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो वो चौक का आपने जिक्र किया कि वो खा रहे होते हैं। तो किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है कि टेस्ट करवा लें? लेट्स सपोज अगर मिट्टी खा रहे हैं बच्चे तो क्या टेस्ट? सबसे पहले तो ये आप डीवॉर्म करें अपने बच्चों को, सही, ठीक है। ताकि डीवॉर्म करेंगे आप बच्चों को, पहले डीवॉर्म करें ताकि उन जो भी वो खाना खा रहे हैं उनके न्यूट्रिएंट्स सही तरह से उनके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। सेकंड थिंग इज़ कि हम बच्चों को शुरू से सप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं रखते हैं, ना ही उनको एक्स्ट्रा किस्म की कोई जैसे कि देयर आर डिफरेंट, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, कि सप्लीमेंट फार्मूलाज आते हैं, हम उनके ऊपर नहीं लेकर जाते क्योंकि उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अल्टीमेटली हमें लगता है कि हमने अपने उन चीज़ों को इससे पूरा कर लिया रिक्वायरमेंट को, लेकिन नहीं, आप न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बच्चों को उनकी रूटीन के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करें। इट्स लाइक कि उनको अब उनके पोर्शंस रख लें। सुबह का नाश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं ब्रेकफास्ट के ऊपर मैंने काम किया कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी कौम के अंदर ये आदत है और स्पेशली एडल्ट्स में या बच्चों के अंदर
कि हम इजी गोइंग इतने हो गए हैं, रात को लेट नाइट हमारे इतना लेट सोना है कि उसमें हमारी निबलिंग है, रात को लेट नाइट खाना खाया जा रहा है या ऑर्डरिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है आपकी सुबह भूख उस तरह से नहीं होती जो नेचुरली आपकी बॉडी को लगनी चाहिए, क्योंकि आप सारी रात, नेचुरल प्रोसेस ये है कि सारी रात अगर आपकी बॉडी फास्टिंग मोड में है तो ब्रेकफास्ट इज़ लाइक कि वो फास्टिंग को ब्रेक कर रहा है कि सुबह के टाइम उसको कोई नरिशमेंट चाहिए, खाना चाहिए किसी भी फॉर्म में। तो सुबह का नाश्ता जो है वो बेसिकली 9 बजे से पहले या 9:30 तक हो जाना चाहिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। उस टाइम पे हमारा लिवर सबसे पहला ऑर्गन है जो अवेकन होता है और उसमें उसकी वजह से जो है वो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर होती है। उस वक्त नाश्ते में आप यकीन करें 2 से 3 रोटी भी खा लेंगे, वो आपको मोटा नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि आपके जो जिस कंपोनेंट्स ने उसको डाइजेस्ट करना है या जिन ऑर्गन्स ने डाइजेस्ट करना है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। इंसुलिन उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है उस टाइम में। फिर उस जो रात का खाना है वो आपने 9 बजे तक, 8 बजे 9 बजे तक मैक्सिमम खा लें। जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कि हमने बाहर सूरज आने और जाने के हिसाब से अपनी बॉडी को लाइन किया, दिस इज़ कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। सही। तो बेसिकली जब हम इस वाले सर्कल से आउट होंगे तो हमेशा हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे बॉडी में, वो भी मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में भी आ सकते हैं। वेट गेन होना उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। ओके। सही। अब आ जाते हैं जो स्पेशली ईद पे हम देखते हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं प्रोटीन एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। पहले हम आते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए एज़ पर वेट जो रिकमेंडेशंस होते हैं कि अच्छा इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि हमें आदत ही नहीं है अपने कैलोरीज काउंट की या ये देखने के लिए कि कितना प्रोटीन इंटेक हम ले रहे हैं। वी स्टार्ट विद कलेजी, वी गो विद पुलाव एंड देन एंड पे बारबेक्यू एंड एवरीथिंग, तो हम काउंट नहीं कर रहे। तो जनरली एक हेल्दी मेल और फीमेल दोनों के लिए ईद के दिन भी और अगले जितने दिन भी हम वो गोश्त इस्तेमाल करें, थोड़ा सा गाइड कर दें कि अच्छा इतना गोश्त आपने इस्तेमाल करें, दैट्स अ हेल्दी विंडो। देखिए बेसिकली जो हम अगर ग्राम्स वगैरह की बात करते हैं वो वैसे इतना यूज़फुल नहीं है लोगों के लिए। हमारे लिए होता है कि 0.8 ग्राम्स जो होते हैं वो पर बॉडी वेट होता है। लेट्स सपोज कि अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 0.8 करके उतने ग्राम्स की आपकी रिक्वायरमेंट है पर डे की। ठीक है। तो बेसिकली एक नॉर्मल है, लेकिन उसमें बच्चों में या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर किसी को कि किसी की सर्जरी हुई है, कोई किसी चीज़ से फाइट कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी ऐसी है या कोई ऐसा बर्न पेशेंट या इस तरह, उनके अंदर हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। या वो लोग जो कि एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका होता है कि मसल बिल्डअप करना है, उनके अंदर भी हम प्रोटीन की इनटेक बढ़ाते हैं। और वो तकरीबन 1 ग्राम पर बॉडी वेट होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब दूसरी चीज़ आ गई कि मीट जो है बेसिकली या प्रोटीन जो है वो बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। बिल्कुल सही। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि वो हमारे मसल को सपोर्ट कर रहा है, मसल्स को बिल्डअप कर रहा है और मसल्स जो है वो हमारी बॉडी की मूवमेंट में काम कर रहा है। दिस इज़ वेरी, मतलब ये तो एक कॉमन सी चीज़ है जो सबको पता है। बिल्कुल। अब उसके अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी प्लेट में जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, प्रोटीन्स थोड़े कम होते हैं और सबसे कम जो हैं वो फैट्स होते हैं। ठीक है, मतलब यानी कि अगर हम लोगों ने अपनी प्लेट पे देखनी है, मैं विजुअल प्लेट की बात ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा कैलोरीज ग्राम्स नाप तोल के खाना खाना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सिंपल सी चीज़ है, वो कभी-कभी किसी तो के हो लिए जाता नहीं है। और स्पेशली हाउस वाइफ के लिए या हाउस मेकर्स के लिए या प्रोफेशनल वुमेन के लिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली और उसके अंदर वो इतनी कैलकुलेशंस करके खाना खाएंगे। तो बेसिकली एक विजुअल प्लेट मेथड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपकी प्लेट में हाफ पार्ट ऑफ योर प्लेट शुड बी लाइक फिल विद जो है आपका सैलेड होना चाहिए, जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स होंगे, राइट। और हाफ ऑफ द जो आपका 1/4 हिस्सा है उसमें रोटी या चावल जितने एडजस्ट हो सकते हैं आपने वो लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स, और 1/4 थोड़ा सा जो हिस्सा है वो प्रोटीन या सालन की फॉर्म में होगा। उसमें मीट भी हो सकता है, दालें भी हो सकती हैं, आपका योगर्ट भी हो सकता है उसके साथ, और उसके साथ आपने जो है वो बस ये दिस इज़ योर प्लेट। ठीक है, जिसके अंदर एक कंप्लीट प्लेट जिसके अंदर आपकी फुलफिलमेंट भी आ जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन है सिर्फ अगर आप प्रोटीन लेंगे तो वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो अपनी किडनीज को भी ज़्यादा हार्मफुल करेगा। नॉट ओनली दोज डेज, लेकिन जो हम हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि लोगों का ये जो यूरिक एसिड बढ़ने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और किडनी जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तो किडनी के फंक्शंस के ऊपर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो एक चीज़ याद रखें कि जब आपने हाई प्रोटीन डाइट करनी है किसी भी वजह से, एक तो अंडर सुपरविजन करें, दूसरा उसके साथ पानी का इस्तेमाल बहुत करें। ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन
जो है वो उसको थोड़ा सा बेहतर करती है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को, और उसके साथ फाइबर को ऐड कर लें। फाइबर को ऐड करने का तरीका ये है कि या तो आप किसी तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं उसकी फॉर्म में, सीड्स या नट्स डाल सकते हैं उसके ऊपर, या आप सैलड्स वगैरह की फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन सैलड भी रॉ खाने की बजाय आप उसको सौते करके लें, क्योंकि रॉ खाने से भी आपकी गट हेल्थ का इशू होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है। जितनी भी सब्जियां आप धो लेते हैं कभी भी वो उस तरह से नहीं होती। तो बेसिकली दिस इज़ द प्लेट मेथड। और अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो उसके साथ आप प्रोटीन के साथ कुछ चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करके उसको बेहतर कर सकते हैं न्यूट्रिशन को, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अच्छा, आखिर में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसा सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी मशरूबात भी ऑब्वियसली नहीं ठीक है, क्योंकि शुगरी ड्रिंक्स वैसे ही नहीं सही होती, लेकिन अब गर्मी है, पानी इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता, और ऑब्वियसली गोश्त खा रहे हैं, प्यास भी लग रही है, चाहे जितनी मर्जी क्वांटिटी में खाएं। कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि आप रिकमेंड करेंगी कि ये हेल्थ के लिए अच्छी हैं? क्योंकि अक्सर होता है घर में मिंट ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लेवर चाहिए होता है, सो दैट खाने के साथ वो सर्व हो सके, दावतों में स्पेशली। देखिए, एक तो खाने के साथ पानी नहीं पीना, ये मैंने पहले बताया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने पानी की कंजम्पशन सिर्फ पानी के साथ पूरी नहीं हो सकती, जैसे हमारा 8 से 10 ग्लास पानी पीना है दिन में, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाटर इज़ वेरी प्लेन, तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट उसके साथ बेहतर है कि हम उसके अंदर कुछ इन्फ्यूज्ड वाटर की फॉर्म में आप उस तरह से वो करें कि जिसमें थोड़ी सी फ्लेवरिंग आ जाए, थोड़ा सा वो आपको पीने में आसानी होती है। तो उसके लिए थोड़े से इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं, जिसको हम इन्फ्यूज्ड वाटर कहते हैं। जैसे कि आपने एप्पल और मिंट डाल दिया और पानी के एक जग के अंदर और उसको रख दिया। फिर इसमें सिनेमन भी हो सकता है कि आप सिनेमन सिर्फ अकेला डाल के वो वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसमें कोकम्बर भी डाल सकते हैं, अगर कोकम्बर आपकी गट हेल्थ को ख़राब नहीं करता तो कोकम्बर, लेमन और मिंट डाल दिया। सो दीज टाइप ऑफ ड्रिंक्स एज़ पर योर चॉइस एंड टेस्ट आप इस तरह से डेवलप करके घर में उनको भी रख सकते हैं। इसके अंदर आप सॉल्ट और वो जो है वो क्या कहते हैं शुगर, वो आप नहीं डालेंगे, ताकि वो जो है उससे आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जैसे कि गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में जैसे ओवर जब आपकी एक्सर्शन हो रही है, स्वेट ज़्यादा हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि इट्स अ सिंपल तरीका कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक ORS का पैकेट, अगर आपको लगता है कि आप के घुटनों में बड़ी दर्द हो रही है, आपसे उठा नहीं जा रहा, लेथार्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, मूवमेंट में थोड़ा इशू हो रहा है, या आप कोई जिम पर्सन है, तो आप क्या करें कि एक ORS का पैकेट एक पूरे जग में डाल के पूरे दिन में उसको कंज्यूम ज़रूर करें, ताकि पानी की रिक्वायरमेंट के साथ आपके उन इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी पूरी हो, बैलेंस आउट होगा, तो आपकी बॉडी की बीपी लो होने के मसाइल हैं वो गर्मियों में कम होंगे। हाँ, जाहिर है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है ना कि आप में अगर आप पूरे दिन में आप एक साशे ले रहे हो, दैट वुड बी लाइक 4 ग्लास पानी के साथ, 4 ग्लास पानी है तो 4 ग्लास पानी आपका इस तरह से आ जाएगा। 4 जो है या 4 से 10 जो 4 से 6 क्लासेस हैं वो आप प्लेन ले लें। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि जब पानी आपने लेना है, गर्मी में से आप आए हैं, तो हमेशा ठंडा पानी प्लीज़ अवॉइड करें। ये जो सर्टेन हार्ट अटैक्स की लोगों में कंप्लेंट आती है, यहाँ तक भी हो जाता है, क्योंकि आपका कोर टेम्परेचर वार्म है, अंदर से बॉडी वार्म है, कभी भी वो कोल्ड नहीं है। जब हम ठंडी चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम से पीते हैं, और स्पेशली बाहर के टेम्परेचर भी वार्म है, अंदर का टेम्परेचर भी वार्म है, और आपने एकदम से ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर या चिल्ड ड्रिंक्स ले ली, कोई जिस तरह से आजकल कोई एनर्जी ड्रिंक्स भी आ रही होती हैं या इस तरह से, तो उसमें आपको कार्डियक फेलियर या इस तरह के स्ट्रोक्स भी तो हाँ, स्ट्रोक्स तो इसमें है ही। तो बेहतर ये है कि जब आप एकदम से गर्मी से आए हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि आप घर का जो नॉर्मल पानी होता है ना, रूम टेम्परेचर वाला, वो पानी, हाँ, ताकि आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो। और चिल्ड वाटर वैसे किसी भी केस में रिकमेंडेड नहीं है। ओके, ये तो हमेशा सुनते हैं थोड़ा लूक वार्म पानी पिएं, सुबह उठ के भी पिएं, अदरवाइज भी इट्स हेल्दी, वरना आप रूम टेम्परेचर ले लें। रूम टेम्परेचर ले लें। प्लस ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं, स्पेशली अब माओ के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे बाहर से आई तो फॉरन बेटा जो ठंडा पानी दो या जूस दो, वो ठंडा यख पानी वो खराब करता है। इट इज नॉट रिकमेंडेड। और आप कभी देखें कि इस तरह के जूस, लस्सी तो छोड़ दें, जूस और शरबत जो हैं वो हमारी चीनी की कंजम्पशन को कितना बढ़ा देते हैं। यस, और वो बच्चों को भी जब हम दे रहे हैं तो वाइट शुगर है, और जो कि आपके लिए फिर ज़्यादा नुकसान है। हाँ, उसके लिए बेहतर है कि आप सिकंजबीन वगैरह का इस्तेमाल करें, और उसके अंदर शुगर की बजाय आप शक्कर डाल सकते हैं। बिल्कुल सही है, बच्चों के लिए सही है, लेकिन बड़ों के लिए फिर इसमें कैलोरीज ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इन मॉडरेशन इस्तेमाल करें। टॉपिक इतना वास्ट है कि और बातें हम कर सकते हैं, बट टाइम बड़ा मुख्तसर था। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू। हमने नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मौजू, एक और मेहमान के साथ करेंगे बात। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान।
हम यहाँ हारने आए हैं तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलेनॉर की कॉलिंग फैमिली। तो अब यूफोन से टेलेनॉर और टेलेनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन and टेलेनॉर, Call more than ever before. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एक्स्ट्रा चीज? सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस? अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। वेस्ट मैनेजमेंट, आज ये एक मौजूद इस पर हमें बात करनी है चूँकि बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है और हुकूमत वक्त ने किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वेस्ट टू एनर्जी यानी जो वेस्ट मैनेजमेंट इसके हवाले से टास्क फोर्स तश्कील दी है। ये पहली बार हुआ कि एक टास्क फोर्स का क़याम आया है।
अब किस तरीके से वो काम करेंगे इस पर आज हमें बात भी करनी है, चूँकि हम अक्सर मिसालें देते हैं उन ममालिक की जहाँ पे हम देखते हैं कि वो तकरीबन ज़ीरो वेस्ट पे चले गए हैं। और पाकिस्तान जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कैसे इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा वो ठिकाने लगाना तो एक बात है, बट यूटिलाइजेशन इज़ अनदर एस्पेक्ट जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। पॉकेट्स में काम हुआ ज़रूर है, लेकिन एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ एक ग्रैंड लेवल पे काम होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसकी जो माली या ऑपरेशनल रुकावटें हैं कैसे उसको दूर करना है, कैसे उसमें प्राइवेट पार्टनर्स को एंगेज करना है, तो इट्स अ वास्ट टर्म एक्चुअली। एग्जैक्टली तो इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैं, स्ट्रेटेजिक बिल्डर हैं, ज़ीशान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस पूरी टास्क फोर्स के बारे में बताइएगा, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी इसकी होगी? I'll do one better जी। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल टच ठीक करूंगा ज़रूर, sure। ताकि टास्क फोर्स का इम्पैक्ट फिर समझ आए। वेस्ट एक प्रॉब्लम है, राइट? एक चीज़ है जो घरों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है और डिफरेंट मार्केट से निकलता है। एज ऑफ टुडे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इनफैक्ट कॉस्ट लग रही होती है। आप आते हो, कलेक्ट करते हो और एक जगह मोस्ट प्रॉब्ली एक लैंडफिल में उसको जमा कर देते हो। उसके बाद उसकी कॉस्ट वहाँ रुकती नहीं है, उसका एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। सो व्हाट दिस इज गोइंग टू डू इज जी कि इस वेस्ट को यूजेबल कराएंगे इन व्हिच वे, उसको लेके एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएंगे, उसको लेके रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएंगे और उससे इम्पैक्ट ये आएगा कि जी जो आपकी एनर्जी का मिक्स है वो बढ़ेगा, जो आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, बिकॉज लैंडफिल से मीथेन निकलती है, उसका इम्पैक्ट कम आएगा एंड एक ओवरऑल इंडस्ट्री क्रिएशन होगी जिसमें जॉब्स होंगी और टैक्स बेनिफिट जनरेशन होगी। तो ये टास्क फोर्स सिर्फ एक वेस्ट को एज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं देख रही, वो 3 की पिलर्स को एड्रेस कर रही है, इंडस्ट्री क्रिएशन, ठीक है, एनर्जी मिक्स क्रिएशन एंड ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ओके, सो अभी सब टास्क फोर्स का जो क़याम है थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो ये कि हाउ डू यू थिंक कि कितना इंपॉर्टेंट था ये होना, क्योंकि ज़ाहिर है बात तो होती है बट समहाउ हुआ नहीं था, प्लस फिर किस तरीके से ये टास्क फोर्स काम करेगी? देखिए, द वे आई लुक एट इट, मेरा व्यू ये है कि टास्क फोर्स जब बनती है तो उसको TORs मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। एक फ्रैगमेंटेड कॉन्वर्सेशन को आपने स्ट्रक्चर में उतार दिया, एब्सोल्युटली, जब स्ट्रक्चर में उतार दिया एक ऑब्जेक्टिविटी भी आ जाती है एंड दैट ऑब्जेक्टिविटी विल ड्राइव इस कॉन्सेप्ट को फ्रॉम पेपर टू एग्जीक्यूशन लाने के लिए। ट्रू। सो आई थिंक एक टास्क फोर्स का बनना इज द फाउंडेशन लेयर जो मिसिंग था, बिल्कुल सही, और वो पहली बार अब हो चुका है, और इसमें TORs देख रहा था कि जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जिसमें ज़ाहिर है बहुत से बातें शामिल है, जिसमें कानूनी, रेगुलेटरी, माली, ऑपरेशनल जो तमाम रुकावटें उनकी निशानदेही करनी है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, हम क्योंकि वी हैव बीन इंटरव्यूइंग सो मेनी गेस्ट जो पॉकेट्स में से ही काम कर रहे थे थोड़ा बहुत ना, इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी, उन्होंने भी कुछ इस हवाले से काम किया। चैलेंज व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा क्या है पाकिस्तान में इसको लेकर? आई थिंक एनी प्रोग्राम जो इस स्केल पे होता है, राइट? आप फॉर एग्जांपल जस्ट टू बिल्ड दिस स्केल, एस्टिमेट्स आर लाहौर शहर 10,000 टन वेस्ट क्रिएट करता है, कराची शहर रफली 12-15,000 टन। सो स्केल इसका बहुत बड़ा है, राइट? स्केल को इफेक्टिव करने के लिए मेरे व्यू में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गवर्नेंस। ठीक है, जब आपका फेडरल, सिटी, म्युनिसिपल, इवन शहरी जिसने वो सेग्रीगेट करके आपको वेस्ट देना है, जब उन सबको आप एक गवर्नेंस लेयर में ले आते हो तो आपका वो वाटरफॉल और वो फ्लो चल पड़ता है। बिल्कुल सही है। एंड गवर्नेंस जनरली इज द लिंचपिन जो अच्छे से अच्छी चीज़ को तोड़ सकता है या बना सकता है। सही बात। सो आई थिंक, और ये गवर्नेंस का एस्पेक्ट थ्रू दिस टास्क फोर्स जरूर एड्रेस होगा, बिकॉज उन्होंने हर स्टेक होल्डर को एक टेबल पे अब बिठा दिया है। प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, सोल्यूशन डिस्कस होंगे, सो प्रोग्रेसिव आउटपुट ही आएगा, बैकवर्ड आउटपुट नहीं आएगा। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस हवाले से? सो मेरा यूजुअली जो शॉर्ट आंसर लोगों कहता हूँ कि वन साइज डजंट फिट ऑल, बट बेस्ट लर्निंग ज़रूर आप लोकलाइज कर सकते हैं। So for your audience, so your top 3 countries in my view is Japan, it's Sweden, and it's Germany, right? Sweden तो खैर एक अलग ही उस पे है that 99% waste recycling, waste निकल रहा है. They have less than 1% landfills, right? Japan has over 1,000 incinerators. Incinerators are basically जहाँ से बिजली को energy produce करते हैं. मेरा अगर व्यू लिया जाए, आई थिंक जापान इज अ वर्केबल मॉडल फॉर अस। ओके, बिकॉज
इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री क्रिएशन हो रही है थ्रू दीज इंसिनरेटर्स, जिसमें एम्प्लॉयमेंट होगी, टैक्स जनरेशन होगी और नेट आपको पावर जनरेशन तो मिलेगी. सो इफ आई वाज टू मेक अ कॉल ऑन दिस, आई वुड लुक एट जापान वेरी क्लोजली. ओके, सो क्या इस जो हम टास्क फोर्स की बात करें, ये डिस्कशंस होंगे अच्छा कौन से मुल्क की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कौन से मॉडल सामने जापान की मिसाल दी और क्या हम वही इंप्लीमेंट करें? आई थिंक सर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पे कि इससे ज़्यादा डेप्थ में बात होगी. ओके, राइट, बिकॉज आप एक नेशनल डायरेक्टिव चेंज कर रहे हो. बिल्कुल ठीक है. व्हाट वर्क्स फॉर अस, एंड आई थिंक ये भी ज़रूर बात होगी व्हाट डजंट वर्क फॉर अस. ओके, कि हमें क्या नहीं भी करना चाहिए. ठीक है. ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए या हमारे मॉडल के लिए ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा कभी. बिल्कुल सही है. राइट, सो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस सब में किसने क्या क्या करना है. सो आई थिंक द टास्क फोर्स विल डाइव डीप इनटू इट. अच्छा, इसमें अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है अवामी सतह पे, सो दैट ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके, इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से ताउन की जा सके? अवेयरनेस के बगैर कुछ नहीं चलता. राइट, बिकॉज ये इफ यू रिमेंबर बचपन में हम लोग वो पास द पिलो खेलते थे बर्थडे पार्टीज पे. राइट, सो दिस इज लाइक दैट. एवरी लिंक हैज टू डू इट्स जॉब फॉर दैट पार्सल टू गो अराउंड फ्रॉम द हाउस, जिसने अपनी वेस्ट सेग्रीगेट करके आगे देनी है, फ्रॉम वेस्ट मैनेजमेंट एंड अपवर्ड्स. So I think awareness बहुत important है. और but luckily in the day and age we live in, अगर आप सही टूल्स यूटिलाइज करें तो अवेयरनेस स्प्रेड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सही बात है. फॉर एग्जांपल अब क्योंकि सोशल मीडिया ही माइंड में आता है ना कि सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया तो ठीक है, एक हद तक आप पहुंचा सकते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को, तो बिग यूजर्स जो हैं. अब गांव देहात में जो लोग हैं वहाँ पे आप उनको कैसे एजुकेट करेंगे, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? आपको बहुत आउटलायर व्यू दूंगा जी. गांव देहात में वेस्ट मैनेजमेंट शहरों से पहले हो रही है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जो काऊ का वेस्ट होता है, उससे मीथेन तो जब हम लोग ये कॉन्वर्सेशन भी नहीं करते थे, तब से हो रही है. ये वहाँ से हो रहा है. सो इफ एनीथिंग, आप ही की बात पे उनको शायद ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए कि घर ऐसे. बट देयर विल बी चैलेंजेस, बट मैं एक जनरल व्यू है मेरा इन लाइफ कि इफ यू कैन मैनेज 80-90% ऑफ इट, तो लेट्स गेट टू 90% एंड देन लेट्स विल फिगर आउट कि 10% के साथ को कैसे करना है. सही बात है. करना है. सो चैलेंज जरूर होगा, बट आई डू थिंक देयर वेज अबाउट इट. राइट, देयर चैनल्स लाइक दीस जहाँ पे आप सिखा सकते हैं. देयर इज इन्फ्लुएंसर्स, देयर इज यूट्यूब, सो देयर इज वेज अबाउट इट. वेरी ट्रू. आई थिंक चूंकि बात अवेयरनेस की है तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर एक शहरी को मालूम हो, क्योंकि देखें जो किचन वेस्ट है वो एक लार्जर कंट्रीब्यूशन है उसका हमारे वेस्ट में, कि वहीं से सेग्रीगेशन होनी चाहिए. कैसे हम अपने वेस्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि कम करना भी तो ज़रूरी है. जो किचन वेस्ट है कैसे हम उससे खाद बना सकते हैं फॉर दैट मैटर, और कुछ लोग बना भी रहे होते हैं. मैं बना रहा हूँ. ज़बरदस्त, इट्स वेरी गुड. देखें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है. सब करें ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी होनी चाहिए. जैसे हम इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, हमने देखा कि जी बोर्ड्स भी लग गए, गाइड भी किया गया लोगों को, बट स्टिल ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा उसमें कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और वो फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके हिसाब से अलाइन करेंगे. आप चूँकि खुद बना रहे हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब इसको अंडरस्टैंड करें कि अच्छा हमने अपना वेस्ट पहले तो कम करना है जो हमारे घरों से निकल रहा है, और फिर देन उसकी सेग्रीगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें प्लास्टिक का एक एलिमेंट जो कि सबसे बड़ा और चैलेंज रहा है और स्टिल हमारे लिए है चैलेंज, उस पर भी काम होगा और हो रहा है. आई थिंक उस पर काम हो रहा है. आपने देखा था एकदम से शॉप्स में से वो बैग्स डिसअपीयर्ड. सो आई यूज दैट एन एग्जांपल फॉर मेनी थिंग्स इन पाकिस्तान कि जब कोई चीज करनी होती है, इट गेट्स डन ओवरनाइट द राइट वे. बड़े ब्रांड्स पे सिर्फ काम हुए हैं. आज भी आप किसी दुकान पे सामान लेने के लिए जाएं तो आपको उन्हीं शॉपर्स में सामान. आई वाज जस्ट कमिंग टू द सेकंड थिंग. जब उससे जैसे ही व्यू उतरा, द यूसेज केम back up. So to make a full line answer, एक है enforcement, बिल्कुल, और enforcement की regular push. The minute आप enforcement को drop करेंगे, और फौरन से दोबारा we all fall back into our old habits. And ये it's not just me or you problem, it's a human nature problem. कि जहाँ comfort था हम वहीं पे. But I think मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हैं. जो शॉपिंग बैग्स है, जो जिन लिफाफों की हम बात कर रहे हैं, शॉपर्स की बात कर रहे हैं, उसमें ये फ़र्क हुआ जो कि प्रोडक्शन उनकी हो रही थी, उसमें क्वालिटी चेंज हुई, उसमें आई डोंट नो ग्रेड है क्या उसे कहते हैं, तो कि चेंज हुआ. Well, I would like to help you in that answer, yeah, but the thing is, plastic is plastic, right?
मतलब I'm just light-hearted answer, यार. I don't mean to be. पॉइंट यहाँ पे क्या है, बिकॉज हम क्योंकि अवामी सतह पे अवेयरनेस इस पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको पॉइंट आउट करें कि देखिए रूल्स बन जाते हैं जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि बड़े ब्रांड्स पे ज़्यादा रेगुलेशन है कि चेक एंड बैलेंस है, बात हो सकती है. अगर मैं आज किसी बड़े ब्रांड पे जाऊंगी शॉपिंग करने, मुझे कोई प्लास्टिक के शॉपर पे अगर मुझे कोई देगा अगर प्लास्टिक के बैग में, सो मैं उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी. एक अगर मैं लोकल दुकान पे जा रही हूँ, नॉर्मल दुकान पे जा रही हूँ और मैं वहां से जाके कोई चीज़ खरीद रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई ब्रांड नहीं है, मैं उसको पोस्ट नहीं करूंगी. तो जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है वहाँ हम ठीक हैं. जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ हमारा मसला ये है कि ये ह्यूमन बिहेवियर की जो हम बात कर रहे हैं, सो ये हमारे अपने मसाइल हैं जिन्हें हमें ठीक करने की ज़रूरत है. But you see, I'll come back to my earlier point कि every component has to play its part. Yes. वो दुकानदार अगर अपना part नहीं play कर रहा तो consumers shouldn't take that back. Point. Right? हमें नहीं लेना चाहिए. But I openly admit कि I don't bat an eyelid. जब आ रहा होता है तो वो मैं बहुत बार किचन में देखता हूँ वो bags पड़े होते हैं और मैं I say nothing about it, right? But अगर जरा से भी enforcement मेरे ऊपर आ जाए तो मैं सीधा जरूर हो जाऊँ. नहीं कि हमने देखा enforcement जब हुई वाकई फ़र्क पड़ा है. मैं तो अपने नान वाले के पास भी गया तो उसने वहाँ पे लिख के लगाया हुआ था कि शॉप पर नहीं मिलेगा, ना लेकर आए जो भी आपने कपड़ा लेकर आना ताकि आप उसमें नान ले जाएं, क्योंकि अदरवाइज जुर्माना है, क्योंकि जुर्माने हो भी रहे थे. इन्फोर्समेंट ज़रा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अच्छा, इसी प्लान के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट किस कदर लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान? बिकॉज देखें इट्स ह्यूज पोटेंशियल. अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है और ऐसे जो इंसिनरेटर्स की बात भी आपने की, तो इट्स ह्यूज पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल. देखिए, जस्ट अगेन टू अंडरस्टैंड द स्कोप, it's about a $50 billion industry right now. Okay. Globally, right? That's a big number. It's a big number, yeah. और ये इंडस्ट्री की सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत हैं. इंसुलेटर के एग्जांपल पे ही आपको इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए. जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए. So if played correctly, if the right incentives are made in the right places, बिल्कुल ठीक, आपकी एक्चुअल एक इंडस्ट्री का वर्टिकल खड़ा हो सकता है. एंड अगर थोड़ा यूटोपियन आंसर दूं, सो नॉट जस्ट इंडस्ट्री का वर्टिकल यहाँ खड़ा हो सकता है, वही एक्सपर्टीज आप फिर दूसरे मुल्कों पे एक्सपोर्ट कर सकते हो जो आहिस्ता आहिस्ता इस बैंड वैगन पे. यस, कि आज हम अगर जापान की मिसाल दें, कल को लोग पाकिस्तान की मिसाल दें. इंशाल्लाह, आई होप सो. इंशाल्लाह ये होना भी चाहिए. और ऐसे में ही चूँकि ज़ाहिर है एनर्जी की जब बात करते हैं, इससे एनर्जी की जो प्रोडक्शन होगी उससे भी तो हमारी इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा. एनर्जी मिक्स चेंज होगा ना जी. आपके पास एक नया एनर्जी क्रिएशन का एवेन्यू मिलेगा. राइट? डोंट होल्ड मी टू दिस मैथ्स, बट मैं अभी बैठे हुए सिर्फ एक कैलकुलेशन कर रहा था. अगर आप कराची शहर का डेली वेस्ट को सही तरीके से जो 100% वेस्ट मैनेजमेंट में जा सकता है, ठीक है, उसको आप प्रोसेस करें तो यू आर लुकिंग एट अबाउट 270-300 मेगावाट्स ऑफ पावर. ओके, I mean, it's amazing. और अगर हम कर लें तो क्या बात है, सिर्फ एक शहर से हो जाएगा. मैं कह रहा हूँ आप ये भी ना करें, आप इसका आधा ही कर लेते हैं. That on its own is still a big number. हम टारगेट पूरे रखते हैं सर ताकि हाफ पे तो अचीव करें. टारगेट तो पूरा हाफ रखेंगे तो फिर शॉपर वाला हालत हो जाएगी. ये बात तो है. प्लस अब जो इसके फ़वाइद की हम बात करते हैं ज़रा, वो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी. बट जो इन्वायरमेंट पे इसका एक इम्पैक्ट जो कि बहुत अच्छा आएगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. क्योंकि ज़ाहिर है हमने पिछले कई सालों से देखा है कि जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमने कर दिया है खुद, कि अब हम देखते हैं कि मौसम का भी समझ नहीं आता कब क्या मौसम हो जाए. जिस तरह की एक्टिविटीज़ हुई और स्पेशली समर्स में, एंड इन अर्बन फ्लडिंग एंड ग्लो ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग, तो कितना पॉजिटिव हम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे विद दिस? आई थिंक द फैक्ट कि एक वेस्ट जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं वो एक लैंडफिल में नहीं जा रहा, वहाँ बैठ के मीथेन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यू नो, उसके साथ जो एलाइड हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, द काइंड ऑफ डिजीजेस इट ब्रिंग्स बैक इन द सिटी, वो सब खत्म हो रहे हैं. तो आई थिंक वो क्वान्टिफाई करना ही बहुत मुश्किल है. बट उसका इम्पैक्ट राइट अवे फील होने शुरू हो जाएगा. बिकॉज अगर पाकिस्तान का वेस्ट ग्रोथ रेट 2 या 3% से चल रहा है, तो आपको उसी हिसाब से उतनी ज़मीन चाहिए उस वेस्ट को पार्क करने के लिए. वो बर्डन आपके ऊपर से उतर जाएगा. जिन एनवायरमेंट्स में लैंडफिल है वहाँ पे आपकी एक्चुअल जो आप यूटिलाइज कर पाएंगे, लोकल इकोलॉजी भी इम्पैक्ट नहीं होगी. राइट? बिल्कुल. सो आई थिंक द एनवायरमेंट इम्पैक्ट मीथेन के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से
नेट पॉजिटिव है थ्रू एंड थ्रू। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। सर लास्टली कोई मैसेज आप देना चाहते हो, स्पेशली जब हम बात करते हैं ना शहरियों की, ज़्यादा अवेयरनेस की बात है, बट योर मैसेज वुड बी वैल्यूएबल। आप तो माशाल्लाह खुद भी कर रहे हैं, मैंने जिस तरह मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को कि आप डूइंग इट बाय योरसेल्फ, के वेस्ट से कैसे आपने खाद बनानी है एवरीथिंग। I'll tell you an interesting story Please. before I get to the Sure. message. My daughter is 5G. माशाल्लाह। And one of my exercise with her is कि मेरे घर में जितना फ्रूट आता है उसका सीड हम नहीं फेंकते। ठीक है। हमने छोटे छोटे पॉट्स लिए हुए ओके एंड वी प्लांट देम। जब वो इतना दरख्त हो जाता है तो वी गो एंड प्लांट इट इन द स्ट्रीट। वाओ। एज ऑफ नाउ बिटवीन मी एंड हर हमने कोई 18 दरख्त गली में माशाल्लाह एक That's साल amazing. में लगा दिए। राइट। सो है बहुत छोटी सी एक्सरसाइज कि जो चीज़ आप पहले कचरा समझ के फेंक रहे थे उस पर आपने थोड़ी मेहनत की और एक लार्ज लास्टिंग इम्पैक्ट आपने डाल दिया। बट ऑन द मैसेज आई विल टेल यू समथिंग, चाहे ये वेस्ट मैनेजमेंट हो चाहे कुछ हो, वी हैव टू ओन द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री। देयर इज नो कंट्री दैट इज विदाउट प्रॉब्लम्स। यस राइट, वी हैव टू ओन द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री और हम सबको अपना हिस्सा in whatever way. The way she said, maybe we should stop picking up the shopper bags. Maybe we should start recycling. हर कोई जो कर सकता है, रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। yes. बस थोड़े से एफर्ट की ज़रूरत है। सही बात है। एंड जब 250 मिलियन बंदा थोड़ा एफर्ट डालेगा तो हो नहीं सकता कि चीज़ आगे चले ना। सही और बात। देखिए चेंज आपके घर से शुरू होता है, जिस तरह आपने बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दी कि आपने प्रैक्टिस की है अपनी गली से, अपने घर से, अपने बच्चों से। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से अपने बच्चों को भी अवेयरनेस देनी है, उनको भी बताना है कि ये कितना नुकसानदेह है ये कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे और आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए ये हम तो गुजार रहे हैं, आप ये देखें कि आने वाली जनरेशन्स को हम क्या दे रहे हैं। और ये पिछली जनरेशन्स को हमारे लिए सोचना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियसली पता नहीं चलता। लेकिन अब तो ये है कि अब हम ये भी नहीं कहते कि आज से 3 साल बाद देखना या 4 साल बाद देखना या कुछ साल बाद देखना, अब तो हम फौरन उसका इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, बिकॉज ये हमने कर दिया अपने। कोई हमारे बारे में क्या रहा होगा। मैं ऐसे कह पिछले को कोसना बंद करें, अच्छा काम करेंगे, बड़ा हाँ मैं यही बात कर रही हूँ ना कि देखिए पहले नहीं सोचा गया तो आज हम एब्सोल्युटली। अब आज अगर हम नहीं कर रहे तो आने वाली जनरेशंस हमें इस तरह से कहेंगी, उसी डब्बे में डाल देंगे। एग्जैक्टली। तो हमें चेंज मेकर्स बनना है, ये जरूरी है, प्लास्टिक के शॉपर ना लें। शान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत इस मैसेज के साथ कि छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जिस तरह शान साहब में खुद आके सीड्स को प्लांट करते हैं। अगर आपका स्पेस नहीं है फॉर एग्जांपल प्लांट करने की, तो मैं वैसे ही सोच रहा था अगर आप पूरे हफ्ते भी वो जो फ्रूट्स आ रहे हैं सीड्स इकट्ठे करें, ट्रेल पे बहुत जाने का रुझान जाएँ, ट्रेल पे आसपास कहीं जस्ट थ्रो द सीड्स, वो पौधा उगेगा वहाँ पे, तो वैसे भी उसके लिए एनवायरनमेंट खासा फीजिबल होता है। डू एनीथिंग, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो एक किरदार है वो ज़रूर अदा करें। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।